मैंने कहा चल यहाँ से। उसने कहा नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यहाँ से आगे चल। फायरिंग की झड़ी लग गई। इस दौरान सर आईडी का भी सामना किया होगा। निश्चित रूप से वहां पे हम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को सर्च करते थे, उनको निष्क्रिय करते थे। कई तरीका आप जो सोच सकते हैं कि मतलब उसीलिए नाम ही है उसका इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। 26 BC में क्या हुआ था सब जानते हैं, फेमस ऐतिहासिक घटना। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा वो कहते हैं, किस बारे में महान था मैं नहीं जानता हूं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम मेजर डॉक्टर हर्ष कुमार है। आप वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त कुल सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आपने NCERT सचिव पद पर भी कार्य किया है और आप कॉर्पोरेट सेक्टर भारतीय थल सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आपको आपके कार्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, भारत भारतीय सम्मान, युवा गौरव सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मेजर डॉक्टर हर्ष कुमार जी से। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आज हमारे साथ मेजर डॉक्टर हर्ष कुमार सर हैं। सर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम। सर पहला हमारा सवाल जो आपके साथ वो है कि आप सर भारतीय थल सेना में कार्य कर चुके हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं 1 दशक तक भारतीय सेना में मैंने अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और इसमें मैंने पंजाब, राजस्थान तथा जम्मू एंड कश्मीर में मोस्ट ऑफ द पीरियड इन्हीं जगहों पर काटा, जिसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम एवं काउंटर इंसर्जेंसी में दी गई सेवाएं। इसके अतिरिक्त मैं महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर में अपने आर्मर्ड कोर सेंट्रल स्कूल में कुछ समय तक वहां पर भी पोस्टेड रहा। सर मेरी क्यूरियोसिटी आ रही है मन में कि सर आप जैसा कि आप बता रहे हैं आप भारतीय सेना में रहे हैं, आपने कई मिशंस को अंजाम दिए हैं। सर एक बचपन होता है कि एक थॉट प्रोसेस होता है, बचपन से ही सोचते हैं कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे वो वर्दी चाहिए। तो सर इसकी शुरुआत, इसकी नींव कहाँ से पड़ी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए तो मैं जैसे बात करता हूँ अपने जब भी युवा मित्रों से कि एक अपने मन में एक टारगेट जरूर होना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको जीवन में करना क्या है। तो इसकी भी एक घटना है कि मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो जिस रास्ते से जाता था उस पार्क के थ्रू, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है, और वहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों का बलिदान किया था, अपना बलिदान किया था भारत माँ के चरणों में। और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उनके बारे में पढ़ा, जाना। और उनकी पिस्टल भी थी वहीं पे, इलाहाबाद संग्रहालय वहीं स्थित है। और उनके बारे में जानने से और उत्सुकता बढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ा। लेकिन प्रमुखतः अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लेकर के मेरे को भारत माता की सेवा इस रूप में करने का मेरे मन में आया कि ऐसा होना चाहिए। और उसमें मेरे को भारतीय सेना ही दिखाई पड़ी और उसी समय से एक लगाव हो गया और फिर इस तरह से अपना एक लक्ष्य बन गया कि सेना में जाना है, और फिर इस तरह से किया। जी सर। सर जैसा कि हमने मूवीज़ में भारतीय सेना को लेकर, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दिखाई जाती हैं सर, और जो रियल में एक्चुअल में जो वहाँ पे परफॉर्म होती हैं, जो ट्रेनिंग जो आपको आगे मिशन में काम देती हैं सर, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? नहीं, वो भी एक्सपीरियंस देखिए, रियल लाइफ में तो सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता, रियल लाइफ में शायद उससे ज़्यादा कठिन होता है। और ट्रेनिंग, हर जगह की ट्रेनिंग तो कठिन ही होनी चाहिए। और मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में प्रशिक्षित हुआ, और वहाँ की ट्रेनिंग बहुत टफ इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि अवधि थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए वहाँ की ट्रेनिंग और भी टफ होती है, जिसमें और ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज भारतीय सेना
नहीं करती है और करना भी नहीं चाहिए। तो ट्रेनिंग तो टफ होती ही है, और उस ट्रेनिंग का ही परिणाम होता है कि जो है ऑफिसर्स जो वहां से निकलते हैं वो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो रियल लाइफ और रील लाइफ में काफी डिफरेंस होता है, और ट्रेनिंग निश्चित रूप से टफ ही होती है, कठिन ही होती है। जो दिखाया जाता है उसमें से बहुत सारी चीजों को दिखाया भी नहीं जा सकता। 2-3 घंटे की फिल्म में या 15 मिनट या आधा घंटा जो भी रहता है उसमें वो चीज दिखाई नहीं जा सकती है। आपने नक्सलाइट एरिया में भी आपने सर्विस दी है अपनी? नहीं, नक्सलाइट एरिया में मैंने सर्विस नहीं दी है। मैंने काउंटर इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं, और ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम इनमें हिस्सा लिया है मैंने। ऑपरेशन विजय मतलब कारगिल युद्ध जो था उसमें ज्यादातर एक्शन जम्मू और कश्मीर में हुए थे बेसिकली। और लेकिन हम लोग चूंकि मैं एक टैंक रेजिमेंट में था तो हमारी नियुक्ति उस समय राजस्थान में थी, राजस्थान बॉर्डर पे, जहां पे टैंक्स का रोल होता है और इलाका काफी बड़ा होता है। और ठीक है, एक्शन वहां नहीं हुआ था, लेकिन किसी भी एक्शन के लिए हम तैयार थे, सजग थे और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे। इसलिए सजगता वही थी और पार्टिसिपेशन युद्ध का ही था। तो हम लोग वहां पे रहे तकरीबन मोरलेस 1 साल तक पूरी सजगता के साथ। तो एक तरह से युद्ध में ही पार्टिसिपेट करना था वहां पे रेगिस्तान उस बॉर्डर में। तो मैं टैंक यूनिट में था और वहां पे मैंने अपनी सेवाएं दी। ऑप विजय का हो गया, ऑप पराक्रम में उसमें जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ उसके बाद जो हम लोगों का एक युद्ध की स्थिति बनी, उसमें जो हम लोगों की तैनाती थी और जो हमारे टैंक्स थे वो पहाड़ों की तरफ थे। और वहां पे मैं मेन उसमें अपने टैंक्स लेकर के मेरे को जाने का सौभाग्य भी मिला। और वहां पे वहां पे भी हम 6 से 8 महीने तक तैनात रहे, और वो भी युद्ध जैसी पूरी तैयारी थी और युद्ध जैसा ही सिनेरियो था। और उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी में रहा मैं, जिसमें 2.5 साल तक कश्मीर में एक सेक्टर में हमने अपनी सेवाएं दी। और वो एक चैलेंजिंग पीरियड था जिसमें रोज कोई ना कोई मुठभेड़ या इस तरह की बातें हुई। तो वो काउंटर इंसर्जेंसी में सेवाएं दी। नक्सली इलाके में मेरे को जाने का मौका नहीं मिला। तो सर एक जैसा कि हमारे दर्शक कुछ नहीं जानते हैं टैंक रेजिमेंट्स के बारे में, तो सर टैंक रेजिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि टैंक को ऐसा समझिए कि जैसे आर्टिलरी एरिया वेपन होता है, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, और टैंक रेजिमेंट एक इंटेंस फायर पावर के साथ एक शक्ति होती है जिसमें आप चलते हुए मूविंग उस पे अपना फायर पावर दे सकते हैं और स्पीड से आप पहुंच सकते हैं। तो सरप्राइज स्पीड और एक बहुत बड़ी चोट दुश्मन को देख करके और उनके अपनी लक्ष्य को हासिल करते हैं। जैसा कि सर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, आप एनसीईआरटी के सचिव भी रह चुके हैं, तो सर आर्मी से कॉर्पोरेट सेक्टर में आना सर आपके लिए एक चैलेंजिंग रहा? बिल्कुल चैलेंजिंग रहा, लेकिन कॉर्पोरेट हम लोगों ने अपना हमारा एक स्पेशल कोर्स था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, कि मैंने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु से मैंने एग्जीक्यूटिव MBA की डिग्री प्राप्त करी, जो कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही बनाया गया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, जो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाना जिनके लिए मतलब आसानी से हो सके या अपने आप को उसमें उस एटमॉस्फेयर में ढाल सके। तो एक सबसे पहले तो ये समझ में आया मेरे को वहां पे जाके कि कॉर्पोरेट में जो काफी चीजें ली गई हैं, उन्होंने काफी चीजें तो आर्मी से ही उठाई, जो उनका संगठनात्मक स्ट्रक्चरल जो वो है और जो उनका काम करने का तरीका है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, इसके तौर तरीके सीखने में कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको वहां पे हम लोगों को समझाया गया बहुत अच्छे तरीके से, और उससे फिर परेशानी थोड़ी कम हुई, मतलब परेशानी लगी ही नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर कॉर्पोरेट में आए तो अपने आप को उसके हिसाब से ढाला और उसमें मैं कॉर्पोरेट में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा।
और बहुत अच्छा वहाँ पे भी बैंकिंग में मेरे को सीखने को मिला। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अनुशासित रहें तो कोई भी चीज सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। और एक सैनिक होने के नाते ये बड़ा एक नैसर्गिक वो है कि आप अनुशासित रहते हैं तो आप चीजों को अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। और चूंकि हम लोगों की टीम वर्क में काम करने की आदत होती है और यहाँ पे भी उस चीज को डेवलप किया तो उसका बहुत फायदा है। सर जैसा कि आप एनसीईआरटी के सचिव भी रह चुके हैं, तो सर एक क्वेश्चन है कि सर आज के टाइम में, आज के समय में एक वो चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट स्कूलेज होते हैं, कोचिंग संस्थान होते हैं, वो अपने फीस, जितनी फीस होनी चाहिए उससे कई अधिक फीस लेके, आपका इस पे क्या विचार है? ये एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है कि शिक्षा माफिया हुआ या प्राइवेट स्कूलों ने अपना कैप्चर किया। लेकिन इस दिशा में मैं समझता हूँ कि सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पे हो चाहे प्रदेश सरकार के स्तर पे हो, तो सरकारी स्कूलों में काफी परिवर्तन हुआ है और लगातार हो रहा है, क्योंकि सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है। स्कूलों की इसका जो आपने प्रश्न पूछा था कि फीस ज्यादा लेना, ये एक प्रशासनिक एस्पेक्ट है जिस पे निश्चित रूप से अगर हमको आगे मौका लगा तो हम लोग करेंगे कार्य। और लेकिन सरकार इस पे काफी कार्य कर रही है। सरकारी स्कूलों में, अभी यूनिवर्सिटी सरकारी है, इसमें आप देखिए फीस भी बहुत कम है, लेकिन प्रशिक्षण यहाँ पे चाहे रिसर्च हो वो काफी उच्च कोटि का चल रहा है। शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। और मतलब हम बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी से टक्कर बोले तो मतलब कि कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहाँ का विद्यार्थी भी काफी अच्छा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम बढ़ रहा है। जी सर। तो सर अपने अब थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, अब ले चलते हैं वापस ऑपरेशन आर्मी पे। तो सर अभी हाल ही में जो एक हमला हुआ है भारत पे, पालगांव में जो अटैक हुआ है, सर उसके बारे में आपके क्या विचार है? तो पहलगाम का तो उनको एक उपयुक्त उत्तर तो दे ही दिया सरकार, मतलब हमारे देश ने एक उपयुक्त उत्तर दे दिया कि भाई अब बिल्कुल भी हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे देश पर किसी भी प्रकार का अगर हमला करते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। और ये आतंकवादी हमला तो निहायत ही कायराना चीज है, क्योंकि चूंकि हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। अब जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, अगर हमारे पास आर्म्स है, आप अगर फौज से लड़ने जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप निहत्थे नागरिकों पर अगर आक्रमण कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे कायराना हरकत नहीं हो सकती और उनको उपयुक्त जवाब दे दिया गया है। अब आगे ऐसी हिम्मत वो नहीं करें। सर जैसा कि इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लाया गया और एक साइबर वॉर, सर आज दो फ्रंट पे वॉर चल रही है। एक जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है साइबर वॉर। सर आप साइबर वॉर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस साइबर वॉर का तो मतलब वो देखिए, टेक्नोलॉजी वॉर के युद्ध के कई रूप होते हैं। तो साइबर वॉर करना इनडायरेक्ट वॉर है या छद्म वॉर है, लेकिन वो कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमसे उसमें बहुत पीछे हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सजगता वहां डाउन कर रखी है, हमारी सजगता चल ही रही है। और हम तो कहीं जा करके भी नहीं, यहीं से हमने जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो कई मायनों में बड़ा ही अद्भुत रहा और ऐसा देखने को नहीं मिला। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने कैसा कार्य किया, जो हमारे ड्रोन्स हैं उन्होंने, अभी तो ये भी खुलासा हो गया ना कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे, स्वर्ण मंदिर पे भी अटैक किया था, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। उसके अलावा देखिए, पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने तो कभी माना ही नहीं कि कारगिल में भी उनके सिपाही मौजूद थे या उनकी रेगुलर आर्मी थी। लेकिन अभी जो उनके जनरल हैं उन्होंने अभी बयान दिया कि हमने कारगिल में युद्ध किया था। मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, स्वीकारोक्ति थी उनकी कि कारगिल में रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी ही थी। ये तो ये 48 से करते आ रहे हैं। 48 में भी जो उन्होंने अटैक किया था, कबायली हमला, वो बेसिकली उनकी रेगुलर आर्मी ही थी। असल में क्या है कि वो परोक्ष रूप से हमारी सेना के सामने कहीं ठहरते नहीं है। तो वो एक ऐसा वो करते हैं, वॉर करते हैं कि उन्होंने, ये भी इनके रिक्रूट्स ही हैं, ये आतंकवादी, तथाकथित आतंकवादी जो आतंक फैलाने आते हैं वो उनके सैनिक ही हैं। अब उनको आतंकवादियों के रूप में वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ना तो वो एक्सेप्ट करते हैं, ना उनको कोई रेगुलर उनको पेमेंट देनी पड़ती है।
बस उनको धर्म के नाम पे बरगला करके उनको, वो कम पढ़े लिखे लोग या बेपढ़े लिखे लोग, और उनको आगे बढ़ा करके एक बलि के बकरे की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि उनका एक ऐसा जेनेसिस रहा है इंडिया और पाकिस्तान का कि वो हमसे बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते, तो इस तरह से वो छद्म युद्ध के माध्यम से करते रहते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा अगर ये ऐसे ही करते रहे, तो एक दिन ये नक्शे से इनका वजूद ही मिट जाएगा, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो शायद ये धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। सर जैसा कि अब चाइना वॉर हुआ था हमारा, तो सर चाइना, आपको सर क्या लगता है सर, जो साइलेंट वॉर करता है, क्योंकि सर वो डायरेक्टली कभी अटैक करता नहीं है। लद्दाख में भी जो अभी हाल ही में हुआ, जो सीमा को कब्जाने की कोशिश की, अंदर घुसाए थे, तो सर आप चाइना को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, चाइना जो है साम्राज्यवाद की नीति रही है, साम्राज्यवाद और विस्तारवाद, तो वो प्रेशर से ही करता आया है। तो कभी रहा होगा कि भारत उस स्थिति में पहले कभी नहीं रहा होगा, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि जब उन्होंने 62 में अटैक किया, और 62 की कहानी ही दूसरी है। 1962 के वॉर की कहानी आप पढ़ेंगे तो तत्कालीन उस समय का भारत जो था उसके हिसाब से हुआ। हमारे शौर्य की कहीं कमी नहीं है, हमारी सेना ने, हमारे लोगों ने बहुत युद्ध में अपना पूरा शौर्य दिखाया। लेकिन आज का भारत में भारत है, ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं, और ये भारत शक्तिशाली भारत है। आप दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रहे हैं, चौथी बड़ी सेना है, और सेना की ताकत और शौर्य को सबने इस बार देख लिया। चाइनीज हथियारों का सबने पाकिस्तान में हश्र देख लिया। तो ये जो हमारा नेतृत्व है इस समय बड़ा स्वर्णिम युग चल रहा है, जिसमें भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, आधा हो चुका है। तो आप अपने नेतृत्व पे भरोसा रखिए, और इस बात पे भरोसा रखिए कि आपके सेना का शौर्य सर्वोच्च है बाकी सेनाओं की अपेक्षा। और ऐसा इसलिए नहीं, मैं अपनी मुंह मियां मुट्ठू की बात नहीं कर रहा हूं। ये इस बात का एग्जाम्पल अभी सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। और दूसरा ये कि अब हमें जो है खतरा बाहर से नहीं है, बाहर से तो अब निपटने में हम पूरे सक्षम हैं। जो खतरा जो अंदर से है, दो फ्रंट तो खुला हुआ है, जो आधा फ्रंट अंदर खुला हुआ वो ज्यादा खतरनाक है। जो विघटनकारियां शक्ति हमारे देश के अंदर है, जो देश को जातियों में और समुदायों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में जो बांटने की कोशिश करती हैं, उनसे लड़ना, उनसे निपटना, उनसे बनाने की नीति। और वो क्या है कि वो सब काम सरकार नहीं कर सकती, हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। और आ रहा है समाज, ऐसा नहीं, समाज आगे आ रहा है। देश में वैसी शक्तियां लगातार पराजित होती जा रही हैं, और युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और अब ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं रह गया है, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नीतियां सरकार की इतनी स्ट्रांग है। और ठीक है, मतलब दुश्मन अपनी कोशिश करता है अंदर बाहर हर तरफ से, लेकिन हम लोगों को सजग रहना है और देश के प्रति समर्पित रहना है, अनुशासित रहना है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। सर जैसा कि अभी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेशी जो बांग्लादेश से इलीगल तरीके से भारत में आकर रह रहे थे, तो सर आपको क्या लगता है कि आगे चल के या अभी हमारे देश के लिए ये खतरा बन सकते हैं कि इनसे हमें कुछ हानि हो सकती है? बिल्कुल हानि हो सकती, क्या हानि हो रही है। मतलब ये झारखंड में, उत्तराखंड में और आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इन काफी हद तक ये खतरा बन चुके हैं। दिल्ली में सब देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अब हमारी जानकारी में है, और हमारी सरकार बहुत सजग है। जहां जहां कुछ सरकारों ने इनको सहयोग किया, अभी गुजरात में एक बड़ी घटना हुई जहां पे एक अपराधी पकड़ा गया जिसने पूरे तालाब को पाट करके और कब्जा कर लिया था वहां पर, और उसने पूरा एक बस्ती बसा ली थी, और उसका व्यापार था आधार बनाने का और लाइसेंस बनाने का,
और सारी पहचान पत्र बनाने का और लोगों को काम दिलवाने का, और बांग्लादेशियों को उसने पूरा बसा रखा था बकायदे, तो उसको पूरा वहां से उजाड़ा गया है और डिपोर्ट किया जा रहा है उनको वापस उनके देश। तो ऐसा हर जगह कार्रवाई चल रही है। और ये देखिए, ये तो निरंतर चलने वाली कार्रवाई है, एक दिन में आप कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमा देंगे, ये निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं, कि हमारे समाज को सजग रहना है, एक रहना है, और एक रह करके हम आगे बढ़ेंगे और सजग रहेंगे। हमारे युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि जो उनको बांटने की कोशिश करेगा, तो अगर हम बटेंगे तो अब ये तो बड़ा पॉपुलर भी हो चुका है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, आगे बढ़ोगे। तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल हमें समझना चाहिए, और इसका संदेश आपके माध्यम से भी जाए तो बहुत अच्छा है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है। अगर हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम समाज के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। अगर राष्ट्र है तो आप हैं, अगर राष्ट्र ही नहीं तो आप कहां रहेंगे, ये बताइए। सर, जैसा कि हम पहले से ही देखते आए हैं, कोई भी वॉर रहा हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, इजराइल भारत के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और आज भी वो खड़ा है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है, इस इजराइल और भारत के रिश्तों को लेकर? नहीं, इजराइल निश्चित रूप से एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को क्योंकि देखिए, इजराइल को ये मालूम है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और अगर वो फिट नहीं रहेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहने के बावजूद इजराइल एकदम खड़ा है, और ऐसे रेगिस्तान में उन्होंने इतनी प्रगति करी है, उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं। और वो क्यों हुआ है? केवल उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण और अनुशासित रहना, राष्ट्र उनके लिए प्रथम है। देखिए, इस बात का तो जीता जाता एग्जाम्पल है इजराइल, ठीक है। मैं यहां किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म तो खैर हमारे लिए एक ड्यूटी है, मैं किसी भी पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राष्ट्र एक ऐसी चीज है जो मतलब जिसकी की कल्पना आप जैसे भगवान की कल्पना करते हैं, वैसे हम भारत माता की कल्पना करते हैं। मतलब धरती जो हमको सब कुछ देती है, हमको खाना देती है, हमको आश्रय देती है, हमको मतलब जीने रहने का मतलब पूरा सहारा है, तो वो हमारी माँ ही तो हुई जो हमको पाल रही। तो अगर हम अपने उसके प्रति, यही इजराइल ने किया, और इजराइल ने देखा कि भारत में भी अब ऐसे सपूतों का मतलब इस समय जो नेतृत्व है, या हमारा राष्ट्र, देखिए राष्ट्र उसी तरफ चलता है जिस तरफ उसका नेतृत्व ले जाता है, नेतृत्व जो उसको दिखाता है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने बस केवल जीवन यापन में व्यस्त रहते हैं, तो जब नेतृत्व उनको जगाता है, जब ऐसा नेतृत्व आता है, चाहे वो अशोक महान का रहा हो या कोई भी, मतलब हमारे यहाँ तो राजवंशों की लाइन है। अब देखिए, आप हिस्ट्री में भी जैसे चेंज मतलब ये है कि अब अपने बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए इजराइल हमारा इस मामले में मित्र रहा है, और जो भी केवल आतंक फैलाना चाहते हैं या केवल पूरी मानवता के दुश्मन है, कि वो मानव जाति को ही खत्म करना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो जिसको मान रहे हैं धर्म को, ठीक है, जो पूजा पद्धति आप मान रहे हैं, मानिए आप। भारत पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा या एक सोच दी है, और यह सोच है हमारे यहाँ कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी रहे, सभी आनंद से रहे, यह अवधारणा के साथ हम चलते हैं। तो इजराइल ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा है, तो ही वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने देखा कि हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया आज तक, हाँ हमारे ऊपर आएगा तो हमने पूरे शौर्य के साथ, पूरी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला। आपको एक यहाँ पे बता देता हूं, आपने इजराइल की बात की है, एक और देश की बात बताता हूं आपको, वियतनाम। तो वियतनाम और अमेरिका के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो पढ़िएगा उसके बारे में। आप देखिए कैसे एक छोटे से देश ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए थे, और उनका आदर्श कौन था? कुछ आप एक लाइन वो मार सकते हैं गैस, उनका आदर्श कौन था वियतनामीज का, या वो किस पद्धति से युद्ध करते थे?
मैं बताता हूं, वो छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। और कौन उनका आदर्श? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, वो उनको अपना आदर्श मानते। तो आप वो सोच लीजिए कि मतलब हमारी भूमि कितनी, भारत अपने आप में एक पूरी सभ्यता है, एक देश नहीं है, पूरी एक सभ्यता है। सबसे पुराना इतिहास हमारा है, और कितनी सभ्यताएं आई और नष्ट हो गई, लेकिन हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि हमारे अंदर कुछ खास तो है, कुछ तो स्पेशल है। सर जैसा कि आपने काउंटर इंटरजेंसी में काम किया है, तो सर कभी आपके साथ सामने से मुठभेड़ हुई है, आपने कॉम्बैट फाइट देखी है? देखिए, वो ऐसी घटनाएं हैं जो सारी घटनाओं को बताया नहीं जा सकता, और ऐसी बहुत सी घटनाएं। एक एक्सपीरियंस जो बता सकते हैं आप? कोई एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि एक बार हम लोग हमारा दल जब रात में पेट्रोलिंग करते हुए आ रहा था, तो हमें कुछ ऐसी आहट सुनाई पड़ी कि चूंकि मैं कैप्टन था उस समय, और मतलब जो हमारा गाइड था वो आगे चल रहा था, तो रुक गया अचानक। तो मैंने कहा कि भाई, वैसे तो ऑब्जर्वेशन करते हुए हम लोग चलते हैं, लेकिन मेरे को वहां पे कुछ अजीब सा ऐसा लगा कि कई आंखें देख रही हैं हमारी तरफ। अब ये क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में मेरे को लगा कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने उससे बोला कि देखो, यहां से चलो। अच्छा, इतनी तेज, जितनी तेज मैं आपको बोल रहा हूँ, इतनी तेज आवाज वहां पे मीलों दूर सुनाई पड़ती है। तो लेकिन मैंने वहां पे हम फुसफुसा के बात करते हैं, विस्परिंग। मैंने कहा चल यहाँ से। उसने कहा नहीं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ से आगे चल। और आप समझिए कि हमारी पूरी टोली वहां से निकली होगी, और उसके बाद लास्ट मैन हमारा आउट हो गया होगा या आउट होने वाला रहा होगा, फायरिंग की झड़ी लग गई। और मतलब अब फिर रेडियो से कांटेक्ट हुआ, तो हमें बताया गया कि भाई आप वहां से चले आइए, क्योंकि आपके पीछे एक टुकड़ी आ रही है, एक दूसरे यूनिट की थी, उसके ऊपर हमला हुआ है। और मतलब मतलब उन्होंने समझा कि हम बैठे हुए हैं वहां पे। और उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे को ऐसा यूं लगा कि कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ी मेरे को झाड़ियों के बीच से, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी थी और एक तरफ सड़क, नीचे सड़क पे हम चल रहे थे, और एक तरफ नदी चिनाब बह रही थी। तो मेरे को लगा कि यार ये सरसराहट कुछ नॉर्मल नहीं है। अब वहां पे आपको सजग रहना पड़ता है कि मतलब कोई जानवर है, या हवा की सरसराहट है, या किसी व्यक्ति के मूव करने की आहट है, या उस तरह का। तो मूवमेंट में मेरे को जब नाइट विजन डिवाइस हालांकि हमारे पास था, लेकिन मतलब उससे उतनी दूर नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कुछ सड़सड़ाहट कुछ ऐसी है जो नॉर्मल नहीं। तो चूंकि वो ऊंचाई पे बैठे हुए थे और वो घात लगा के बैठे हुए थे, और वो संख्या में हमारी संख्या 9 थी और उनकी संख्या 15 या 16 थी, और चूंकि वो ऊपर बैठे हुए थे, वो वहां अभ्यस्त हो चुके थे। और हमारे उस समय, जो मैं ये आपको घटना बता रहा हूँ 2004 की, 3 या 4 की, तो उस समय हमारे इतने अच्छे नाइट विजन डिवाइस नहीं थे, पुराने थे, और उसमें बहुत ज्यादा देखने की क्षमता नहीं थी। और तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कुछ है, लेकिन जो आवाज से और माहौल से जो मैंने समझा, हमने कहा नहीं, ये तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में थे। तो मैंने कहा कि यहां नहीं रुकूंगा, आगे रुकूंगा जहां से हम कुछ आड़ ले सके। तो वो एक ऐसी घटना थी कि मेरे रोंगटे आज भी मतलब उसमें खड़े हो जाते कि अगर सही समय पे निर्णय नहीं लिया होता, तो हम लोगों में से मतलब कितने बचते मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे, जैसे एमिंग। हाँ, एम उन्होंने ले रखा था, और हम एकदम खुले में थे। बस एक त्वरित निर्णय से या ईश्वर की कृपा से हम उस दिन बच पाए। और ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, तो सबका यहाँ विवरण देना जो है संभव। सर आप तो बता रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे फूस बम आ रहे हैं, तो मैं फील कर सकता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसा लग रहा होगा उस टाइम। तो सर आपने इस दौरान सर आईडी का भी सामना किया होगा? निश्चित रूप से वहां पे हम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को सर्च करते थे, उनको निष्क्रिय करते थे। कई बारी निष्क्रिय होने से पहले वो उड़ जाते थे, क्योंकि जब तक हम सर्च करते तो जो उनको देख रहे होते थे उग्रवादी और बैठे होते थे आतंकवादी, वो उनको उड़ाते थे। तो कई बारी हम लोग के सामने बिल्कुल फटा,
तो वो सर्च करने का तरीका होता है, वही आसपास आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, हरकत देखनी पड़ती है, फिर जमीन में कोई चेंज नहीं है, इलाके में कोई चेंज नहीं है, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है। इस तरह की हरकतों को देख करके कहीं जगह में थोड़ा सा भी चेंज होता था तो हमको पूरा इंटेंस उसको सर्च करना रहता था। तो वो काम चूंकि और हर नाले कलवर्ट के अंदर घुस के उसकी बनावट पे उसकी ईंटें के अंदर रख सकते थे, तो वो सारा चीज मतलब देखते थे हम लोग। और मतलब कई बारी उसका सामना हुआ तो उसका क्या बताएं, लेकिन ये था कि वो किसी भी चीज में हो सकता था, ब्रीफ केस में हो सकता था, प्रेशर कुकर में होता था, या कई बारी जो है कुर्सी के नीचे रखा होता था, चारपाई पे बिस्तर के नीचे उसको बना करके रख देते थे, या उसमें बांध करके रख देते थे कि चारपाई से बांध के रख दिया, ऊपर बिस्तर डाल दिया, उसको खड़ा कर दिया। या चाय की दुकान रहती थी तो उसमें केतली उसमें रख देते थे। मतलब कई तरीका आप जो सोच सकते हैं कि मतलब इसीलिए नाम ही है उसका, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। जी सर। सर एक क्वेश्चन वापस से आपको मैं शिक्षण के क्षेत्र में ले जाना चाहूँगा। सर जैसा कि हमारा अभी तक पाठ्यक्रम रहा है उसमें अभी तक हम पढ़ते आए हैं बाबर, हुमायूं, इनके बारे में, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ा रही है, उनके बारे में हमें समझा रही है और बता रही है। तो सर इसके बारे में। बढ़ा रही है, बता रही नहीं, अब जो हम चीजें अपनी बता रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया गया है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति नहीं है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नॉमेनक्लेचर ये कहना चाहिए आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि ये भारतीयता से पगी हुई शिक्षा है, जिसमें हम अपने इतिहास के बारे में, अपने भाषा के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में हम जो कि छोड़ दिया गया था, पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो उसको बताया जाए। क्योंकि देखिए इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखी जाती है। अब मैं केवल एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे आप समझ लीजिए 326 बीसी में क्या हुआ था, सब जानते हैं, फेमस ऐतिहासिक घटना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा वो कहते हैं, किस बारे में महान था मैं नहीं जानता हूं, दूसरे देश से दूसरे देश के ऊपर लूटने के लिए आया था, विश्व विजेता बनने चला था, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने बता दिया, वो भारत आया था आक्रमण करने। नतीजा क्या हुआ, यहां से उधर सीमावर्ती इलाकों से करता हुआ आया और मगध से उसके सिपाही डर कर और आक्रमण करने से मना कर दिए, या ये कहिए हरा दिए गए या हार गए, और यहां से भाग गए और रास्ते में उसकी रहस्यमयी बीमारी से मृत्यु हो जाती। मैं कहता हूं रहस्यमयी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई उसकी मृत्यु हुई, टिटनेस से मृत्यु हो गई, या चोट से मृत्यु हो गई, या लड़ाई में चोट लगी उससे मृत्यु हो गई, लेकिन आपका कोई इतिहासकार लिख नहीं पाया, लिखा नहीं। तो 326 बीसी से आप क्या समझते हैं, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो डेटिंग की प्रक्रिया है। तो जब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा से 326 वर्ष पूर्व, तो जब ईसा ही नहीं थे उस समय, तो उस समय मोहम्मद भी नहीं थे, तो मतलब कोई नहीं था, ईसा भी नहीं थे, मूसा भी नहीं थे, हम थे, और हम बहुत शक्तिशाली थे, और वो हम पर आक्रमण करने आए और उनको भागना पड़ा। तो इतने समृद्धशाली हमारा इतिहास था, इस बात को क्या लोगों में सोचने की शक्ति नहीं है, या सोचने की शक्ति नहीं तो उस पर याद दिलाया नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मुगलों ने पूरे भारतवर्ष पे शासन किया, औरंगजेब के प्राण निकल गए लेकिन वो दक्षिण पर विजय नहीं पा पाया, और 250 साल के करीब, 250 या 350 साल के करीब उनका शासनकाल था, उसमें भी दिल्ली के आसपास सिमट के रह गया था लास्ट में। आपको क्या पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट शासन नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का था, अहोम ने 850 साल 900 साल शासन किया, वो पूरा पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राज्य था, उसके बारे में क्यों किसी को बताया नहीं गया। और ये क्यों नहीं बताया गया कि आप चोलाज, चेराज, पांडवाज, पल्लवाज, सातवाहंस, ये सब शासनकाल 350 साल से 400 450 साल थे, इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं इनको छुपा के या इनको दबा के रखा गया। और यहां सबको मालूम है कि हुमायूं का लड़का कौन था, अकबर का लड़का कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, शाहजहां का लड़का कौन था।
बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, औरंगजेब कौन था। तो ये पूरा सीरीज याद है सबको। मेडिवल सल्तनत केवल दिल्ली के आसपास तक सीमित था, वही 30-40 किलोमीटर का इलाका, लेकिन आपने उसको पूरा भारत बना दिया। तो ये तो इतिहास लेखन की प्रक्रिया थी, जो कि अभी काफी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये किसी को, देखिए हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हम इतनी लंबी रेखा खींच देते हैं कि दूसरी रेखा अपने आप छोटी हो जाती है। किसी की रेखा को काटा नहीं गया है, सबको बराबर सम्मान दिया गया है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो पता नहीं उस समय जो लोग थे उन्होंने कैसा सोचा कि उन्होंने वहां के राजधानी का नाम औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड और अकबर रोड, मुगल गार्डन, कैसे मुगल गार्डन रख दिया। राष्ट्रपति भवन में मुगल का कोई रोल ही नहीं था, अब चेंज किया गया। तो नेतृत्व जैसा हो, मैंने बोला ना, तो देश को वैसी ही दिशा मिलती है। आज जो हमारा देश आगे है, या भारतवर्ष का विदेशों में नाम है, आज जो जिस रिस्पेक्ट से देखा जाता है, जो सम्मान मिलता है भारत को, या जो शौर्य भी लोगों ने देखा, केवल ऐसा नहीं, वो जमीन पे शौर्य भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब नो नॉनसेंस है कि आप करोगे तो मुंह तोड़ जवाब आपका दिया जाएगा। और मतलब भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना अपना अमूल्य समय हमको दिया, हमारे ऑडियंस को दिया। तो सर, इसी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए व्यक्ति के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।